जय हिंद दोस्तों ये वीडियो मैं 14 जेपीएससी की प्रिपरेशन जो भी मेंस की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ। अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सी सारी न्यूज़ आ रही है, अभी बहुत सारी जगहों से सोशल मीडिया पे स्पेशली आ रही है कि अभी जो रिजल्ट नहीं आने का जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो 3 क्वेश्चन को लेके बताया जा रहा है। अगर देखिए 3 क्वेश्चन की स्थिति में 2-3 बातें संभव है। अगर 3 क्वेश्चन को लेते हैं तो वो होते हैं 6 नंबर। अगर इनके आंसर चेंज किए जाते हैं तो अभी जो भी बना होगा, जो लिस्ट बनी होगी रिजल्ट कैंडिडेट्स के जो सफल होंगे पीटी में, उसमें काफ़ी फेरबदल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्योंकि 6 नंबर बहुत मैटर करता है। और अगर उसको सबको रिवॉर्ड दिया जाता है, पॉइंट्स में 6 नंबर बढ़ा दिया जाता है, तो जो अभी जो तैयार होगा जिसके अकॉर्डिंग आपके जो कट ऑफ जा रहे हैं वो प्रीवियस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो पहले था उसमें बढ़ोतरी होगी तो सबकी बढ़ोतरी होगी, सबके नंबर इंक्रीज़ होंगे, तो उसमें चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर देखा जाए डिले होने की जो बात है, तो अगर सारे जो क्वेश्चन हैं उनको, या फिर अगर 3 क्वेश्चन को मान लीजिए डिलीट किया जाता है तभी भी ठीक है, लेकिन तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके वो आंसर सही है और उनको डिलीट कर दिया जाएगा, तो उनको 6 नंबर का लॉस होना है। इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन 6 नंबर का उनको लॉस होगा। और अगर दिया जाता है मार्क्स तो बात बराबर रहेगा, सबको मिलेगा, सबको इक्वली नंबर मिलेगा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर जेपीएससी अगर डिले भी देती है अगर आपको रिजल्ट, लेकिन अगर ठीक से सही तरीके से कॉपी चेक करके या फिर सही आंसर को इवेलुएट करके दिया जाता है, यानी सही आंसर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट दिया जाता है, तो मान के चलिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि फिर वो कोर्ट वाली जो शुरू हो जाता है, उसके बाद कोर्ट केस होना, उस पर फिर डिले होना, फिर स्टे लगना, ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो डिले होना अगर इन चीज़ों के लिए सही है, पॉजिटिव थिंग्स के लिए है, तो अच्छी चीज़ है। अदरवाइज अभी रिजल्ट दे देना चाहिए। अगर ऐसी 3 अगर सबको रिवॉर्ड दिया जाता है 3 क्वेश्चन का, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 1 हफ्ते 10 दिन का डिले हो सकता है। अदरवाइज रिजल्ट अब आ जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए, तो रिजल्ट आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समस्याएं हैं सारे स्टूडेंट्स को लेके। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। ये असमंजस बना हुआ है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो भी कट ऑफ दिया जा रहा है 260 270 जो भी दिया जा रहा है, उससे अगर कम है तो उनके लिए भी एक डायलेमा की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 6 क्वेश्चन अगर उनके बढ़ जाते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है, और अगर सबको मिलते हैं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, क्योंकि सबको इक्वली मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर जिन लोगों का कट ऑफ अच्छा जा रहा है, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उन लोगों को तो क्लैरिटी होगी, अभी तक तो क्लैरिटी होगी बिल्कुल, और प्रिपरेशन अच्छी भी कर रहे होंगे। लेकिन कई लोगों की कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि जनरली इकोनॉमिक्स में हो गया या फिर साइंस टेक में भी आता है, तो कि कैसे इसको करें, या फिर पॉलिटी में आता है। देखिए, अगर आप चीज़ें, कई क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को लेके अभी आपको आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी चीज़ें बार बार आप उसको याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसकी चीज़ें कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अभी भी डायलेमा की कंडीशन में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि शायद रिज़ल्ट अगर आया तो ठीक है, रिज़ल्ट आया तो टाइम कम हो सकता है, मैं जल्दी जल्दी कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूं। दूसरा लग रहा है कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर क्या होगा, एक तो एंजाइटी बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ना है तो इन डायलेमा से थोड़ी देर अपने आप को अलग करना पड़ेगा। एटलीस्ट जब आप स्टडी टेबल पे हैं, बहुत मुश्किल है करना, लेकिन स्पेशली जब आप स्टडी टेबल पे हैं तो सारी चीज़ों को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए कि क्या है दुनिया में क्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा और अच्छा होगा। ये अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी बात है कि जब आप पढ़िए किसी चीज़ को, तो याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको एक तो मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। ये नहीं कि पढ़ लिया फिर उसके बाद पता चला 1 हफ्ते बाद आप कर रहे नहीं। कुछ मैंने आपको बताया था 70% सिलेबस को ही कवर करना होता है, उसमें से भी मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट जो अपने लाइव सेशन में बताया था, कई इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन गेस कराया था, टॉपिक्स गेस कराया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आए ना आए आपको पढ़ना है। तो
उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो 70% का भी मैंने कम कर दिया था। और जब आप फोकस करते हैं तो सारे सिलेबस को नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है। और मल्टीपल टाइम सिर्फ रिवीजन करना नहीं, कि मान लीजिए आपको मैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है मान लीजिए, अब आपने इसको पढ़ा डेफिनेशन है इसमें, मेन जो चीज़ें हैं इनकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या विशेषताएं हैं, कैसे किसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, इससे लाभ क्या है, क्या क्या इंडिया में चुनौतियां हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो इसको इम्प्रूव कर रहा है। इस दिशा में काफ़ी सराहनीय कदम है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। तो उस टाइम पे 2-4 काम करने हैं आपको, ये सबके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन कीजिए कि जो टॉपिक है उससे एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन बना सकें अपने, कभी पूछा गया है नहीं पूछा गया मत जाइए उन चक्करों में, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 5 क्वेश्चन रैंडम कोशिश कीजिए, 15 मिनट आधे घंटे का समय लीजिए और 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना लीजिए, ठीक है। इतना बना लीजिए कि उसके उस टॉपिक का हर डायमेंशन आप क्लियर कर सकें, आपको लिखना पड़े। अब जब आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, आप एक क्वेश्चन वहाँ से जो आपने प्रिपेयर किया है वहाँ से एक क्वेश्चन लीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जितना भी लिख सकते हैं, 4 लाइन 5 लाइन, जितना भी रफली जितना आप लिख सकते हैं लिख के आप रख दीजिए, ठीक है। लिख के रखने के बाद अपनी आप पढ़ाई कीजिए। उसके कुछ घंटे के बाद या रात में सोने से पहले आप एक बार उठाइए और उस टॉपिक को फिर पढ़िए, अगर हो सके तो फिर उसी को पढ़िए। और जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले देखिए कि जितना आपने पढ़ा और जितना आपने लिखा उसमें कितना डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस शुरू में आएगा। आपको लगेगा कि मैंने कितना ख़राब लिख दिया है, लेकिन यकीन मानिए वो फाउंडेशन स्टोन होता है आपका। आपने लिखना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं और आप बचने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास बहुत आंसर मेरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मैं उसे फिर याद करूँगा और फिर लिखूँगा, तो यकीन मानिए फिर तो बहुत मुश्किल है, इतना टाइम नहीं होता। तो उसको लिखिए और फिर देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। आपको लगेगा कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है और डिफरेंस देख के भी आप खुश हो जाइए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि अब नेक्स्ट डे अगर दूसरा चैप्टर कोई भी आपने उठाया है टॉपिक, उसको आप कर सकते हैं। करने के बाद वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद एक काम ज़रूर करें, अगर जिस टॉपिक को आज आपने किया है उस टॉपिक के जो नोट्स हैं, जो भी आपने सिनॉप्सिस ज़रूर बनाए, उसको आप बगल में ही फोल्डर में रखें, कहीं दूर नहीं रखें, ठीक है। और बार बार अगर कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें आपने नेट पे सर्च किया, ठीक है, तो आपको कोई से रिलेटेड डेफिनेशन मिला, कोट मिला, कुछ डेटा मिला, उसी पेज में इतना एक्स्ट्रा पेज पीछे रख सकते हैं, ठीक है। मैं जनरली कहती हूँ पीछे रखिए, या फिर साइड A4 साइज़ के पेपर लिया आपने तो A4 साइज़ के पेपर में राइट साइड में इतना ज़्यादा छोड़ दीजिए, एक स्पेस छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी कमी है या फिर जहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है, कोई भी पॉइंट्स आपको ऐड करना है, उसके सामने ही आप लिख देंगे, छोटे बिल्कुल वहाँ पे लिख दिया आपने, आपको पता चल गया कि अच्छा ये नोट करना है। अब मान लीजिए दूसरा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ मिला आपके पास, अगर है आपने पढ़ा हुआ है, नोट्स कोई है, अपनी नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, कहीं का भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि कुछ अगर कमी रह गई तो वहीं पे तुरंत नोट कर दीजिए, ठीक है। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कुछ डेटा तो होगा नहीं आपके पास ज़्यादा, कितनी प्लेट्स हैं, कितना % एरिया है, कितना लैंड है, कितना सी है, क्या मूवमेंट है, यही चीज़ें हो सकती हैं। और तो कुछ होगा कितने प्लेट्स के नाम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो आपको याद हो जाएगा। बट इसमें टेक्निकली होता क्या है कि आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन में वो बहुत मैटर करते हैं, और क्या चैलेंजेज है, इस क्वेश्चन की क्या खामी है, क्या ये हाइपोथेटिकल है या थ्योरी है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम सोचते हैं उस दिशा में कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब
वो हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो उसको हम थ्योरी मानते हैं। तो वो चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टेक्निकली यही पूछा जाता है। तो इसमें कुछ बहुत कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपने कुछ हाँ लिखा कि ये एविडेंस मिला है, अगर वेस्ट कोस्ट में मिला है अफ्रीका के, या फिर ईस्ट कोस्ट में ब्राज़ील के मिला है, तो क्या सिमिलैरिटी है एप्लेशियन की, और रूर जो है जर्मनी का जो कोयला प्रदेश है उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट कटिबंध जो होता है वो तो मूवमेंट कभी हुआ नहीं, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो मूवमेंट किस चीज़ की होगी? लैंड की होगी। लैंड का कहने का मतलब प्लेट्स की होगी। तो प्लेट्स की मूवमेंट आज भी हो रही है। आज भी आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर उसका जो हाइट है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट हो रही है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट के दौरान कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सी का जो ओशियन का जो एरिया है घट गया या बढ़ गया, या प्लेट्स की जो कॉन्टिनेंट्स के एरिया है या घट गया, सब बराबर रहते हैं। इधर अगर घट रहा है तो उधर बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे ग्लोब पे इसको समझने की, एटलस पे नहीं, ग्लोब को इस पे समझने की कोशिश करेंगे तो करेंगे। और आप इसके माध्यम से, आज वीडियो के माध्यम से मुझे बताइए कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें और इकोनॉमिक्स की चीज़ें पे मैं वीडियो बनाती हूँ या लाइव सेशन से जुड़ के मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, टेंशन नहीं हो रहा है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, तो समझिए ये एबनॉर्मल है, होनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारी एक होते हैं ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, हमारे अपने ड्रीम्स भी होते हैं, हमारी मेहनत होती है, हमारा टाइम उसमें लगा होता है, इतना इन्वेस्ट किया होता है हमने, तो एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए। एंजाइटी भी होगी जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो एंजाइटी ऑब्वियस सी चीज़ है। नहीं हो रहा है तो ये बड़ी बात है, मैं तो ये समझती हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होना है, देखिए अंदर से आप पैनिक हैं, सब लोग हैं, परेशान हैं, लेकिन इतना पैनिक नहीं होना है कि आपकी जो काम करने की जो पोटेंशियल है, क्षमता है, उस पर असर पड़ना शुरू हो जाए, आपके प्रिपरेशन पे असर पड़ना शुरू हो जाए, आपकी हेल्थ पे असर पड़ना शुरू हो जाए। इतनी अपने आप को शिल्ड प्रूफ बना के रखिए। कहते हैं ना, ये आपको चाहिए, अपने आप को शील्ड करके रखिए कि नहीं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं अपने आप को रिमेन स्ट्रॉन्ग बना के रखूँगा, ताकि मेरी प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू रहे। अगर हम अपने आप को ही कमज़ोर बना लेंगे फिज़िकली, मेंटली या फिर इमोशनली किसी भी रूप में, तो अगर हमें कोई सक्सेस मिल भी जाता है तो क्या हम उसको कभी सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव बने रखिए। कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरे गले से आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी मैं कहीं बाहर चली गई थी तो बहुत ज़्यादा अभी मैं थकी हुई भी बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। लेकिन मैं देख रही थी तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ जो मुझे क्वेश्चन आए हैं वो पॉलिटी से भी रिलेटेड आए हैं, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। रोज़ मैं अब कोशिश करूँगी कि आपकी एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें कुछ टॉपिक्स भी लूँगी, कुछ आपको मोटिवेशनल बातें भी बतानी ज़रूरी है, कुछ आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊँगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।